नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम की तात्विक समीक्षा करेंगे। भाग 1 में हम इस कहानी के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में हम इस कहानी के पात्र, संवाद, भाषा, देश काल और उद्देश्य की चर्चा करेंगे। पात्र योजना। इस कहानी में बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, बिरजू, चंपिया या चंपा, मखनी बुआ और जंगी की पतोहू सुनरी आदि महत्वपूर्ण पात्र हैं। बिरजू की माँ इस कहानी की नायिका कही जा सकती है। सारी कहानी बिरजू की माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी के प्रारंभ से लेकर कहानी के अंत तक केंद्र में बिरजू की माँ ही रहती है, इसलिए इसे बिरजू की माँ को कहानी के नायिका कहा जा सकता है। बिरजू की माँ एक प्रभावी व्यक्तित्व है। वह प्रभावी इस रूप में है कि वह मखनी बुआ को भी पर भी व्यंग्य करती है। जंगी की पतोहू जो गांव की ऐसी औरत है जो सबसे मोर्चा लेते फिरती है, उससे भी बिरजू की माँ उस पर भी व्यंग्य करती है। बिरजू की माँ परिवार पर नियंत्रण करती है, वह अपने बच्चों पर नियंत्रण करती है। उसके साथ साथ सबको साथ लेकर चलने वाली स्त्री है। बिरजू की माँ सबको साथ लेकर चलने वाली स्त्री इस रूप में है कि वहाँ जहाँ शुरुआत में मखनी बुआ को आगे नाथ न पीछे पगैया जैसा व्यंग्य करती है, जंगी की पतोहू को व्यंग्य में सुनाती है, वहीं बाद में कहानी के अंत में मखनी बुआ को घर में बुलाकर घर की पहरेदारी सौंप देती है और वहीं जंगी की पतोहू को मेले में साथ ले जाने के लिए, बलरामपुर का नाच दिखाने के लिए अपने साथ बैलगाड़ी में भी लेके जाती है। इस प्रकार वह ग्रामीण स्त्री है जो सबको साथ लेकर चलने वाली मानसिकता की स्त्री है। वह बच्चों को डांटती मारती भी है और बाद में खुश होती है, अर्थात उसका सहज स्वभाव है। और पड़ोसन मखनी बुआ से नाराज़ रहती है, अंत में प्रसन्न। जैसा कि मैंने बताया कि मखनी बुआ को शुरुआत में वह मखनी बुआ पर व्यंग्य करती है, अंत में मखनी बुआ को तंबाकू भी देती है और उसे शकरकंद भी खाने को देती है। तो जंगी की पतोहू से नाराज़ है, अंत में प्रसन्न होती है। जंगी की पतोहू गाना गाती है जिसके ऊपर जो बिरजू की माँ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंत में जंगी की पतोहू से गाना गाने के लिए कहती है। और जंगी की पतोहू ने कभी उसे लाल पान की बेगम कहा था। बिरजू की माँ को अब लाल पान की बेगम कहना भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि बिरजू के पिता ने जब बलरामपुर का नाच देखने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए, तब से बिरजू की माँ का स्वभाव सामान्य हो गया और वह चंपिया को गाने के लिए मना करती है और अंत में गाने को कहती है। चंपिया जब स्टेशन की लड़कियों के साथ रहती है तो बिरजू की माँ को कतई पसंद नहीं है, लेकिन जब वह बलरामपुर का नाच देखने के लिए बैलगाड़ी में जाती है तो बिरजू की माँ उसी चंपिया जो उसकी बेटी है उसको कहती है कि गाना गा। तो पड़ोसन के लिए तंबाकू और औरतों को मीठी रोटी देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बिरजू की माँ का जो स्वभाव है, चरित्र है, वो सामान्य है। वो सामान्य स्त्री का चरित्र है, ग्रामीण स्त्री का चरित्र है, जो क्रोध में रह सकती है, आवेश में रह सकती है, लेकिन वह बातों को मन में बैठा कर रखने वाली नहीं है, सहज स्वभाव की है, सबको साथ लेकर चलने वाली है। बिरजू के पिता एक साधारण व्यक्ति हैं जो पत्नी और बच्चों की इच्छा के लिए प्रयास करते हैं। कोयरे टोली से लेकर मलदहिया टोली तक बैलगाड़ी लाने के लिए इसीलिए जाते हैं क्योंकि बच्चों की इच्छा है कि वो बलरामपुर का नाच देखने जाएंगे। वह पत्नी की प्रशंसा करके उसे मनाता है। पत्नी क्रोधित होती है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पत्नी और बच्चे सो चुके हैं, चूल्हा बंद हो चुका है। तब वह थोड़ी सी प्रशंसा करके पत्नी को मना लेता है और उसके ये कहने पर कि इतनी रोटियां कैसे बनाऊंगी, तो वो प्रशंसा करके रोटी बनाने के लिए उसे मना लेता है। गाड़ी के संदर्भ में अहम दिखाता है। वह जब कोयरा टोली के लोगों से गाड़ी मांगने जाता है तो वो गाड़ी नहीं देते, तब उस पर वह अहम दिखाता है कि आज उनको मेरे पास बैल होते हुए भी उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया। कल उनको बैलों की ज़रूरत होगी तो मैं भी मना कर दूंगा। वह किसान है, खेती करता है और खेत में पहला धान देकर खुश हो जाता है। जब मलदहिया टोली से बैलगाड़ी मांगने जाता है तो रास्ते में उसे अपने
एक अपना खेत दिखाई देता है, उस खेत में नवान्न अर्थात नया धान उगाया है, उसको देखकर उसकी आंखें जुड़ जाती है। वह किसान है और किसान को अपनी फसल बहुत अच्छी लगती है और यहाँ बिरजू के पिता को पहला धान देखकर वहीं आंखें जुड़ जाती है और वह देखता ही रह जाता है। इसके साथ साथ वह बैलों से प्रेम करता है और डांटता भी है उनको। जब वह बैलों को वापस लेकर आता है तो उनको कहता भी है कि तुम्हें बहुत जल्दी थी यहाँ आने की। और जब बैल बलरामपुर के लिए बैलगाड़ी रवाना करता है तो बैल पीछे लात मारता है तो वो उसको डांटता भी है और कहता है कि पतोहू को लंगड़ी करेगा क्या। तो इस प्रकार वह सामान्य स्वभाव का व्यक्ति है और बच्चों को नवान्न खाने से नहीं रोकता। उसके लिए बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, बच्चों से प्रेम करता है और बच्चे भी उससे प्रसन्न रहते हैं। इसी कारण वह बच्चों को नया धान खाने से मना नहीं करता, जबकि बिरजू की माँ चाहती है कि नवान्न को पहले पूजा जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, ईश्वर के लिए उसे रखा जाएगा। लेकिन बच्चे उसे जब जूठा कर देते हैं तो बिरजू के पिता को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह उनको भी, बच्चों को भी पवित्र मानता है, उनको भी चिरैया चुनमुन मानता है। बच्चे उसे प्रसन्न रहते हैं। बिरजू अपना मिलिट्री टॉप दिखाता है और बिरजू के पिता चंपा को गाने को भी कहता है। इस प्रकार वो बच्चों के साथ घुल मिलने वाला व्यक्ति है, बच्चों की इच्छाओं के लिए ही प्रयास करने वाला व्यक्ति है। सामान्य पात्र है। मखनी बुआ। मखनी बुआ एक बेसहारा स्त्री है जो बिरजू की माँ की पड़ोसन है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। यही कारण है कि मखनी बुआ को बिरजू की माँ व्यंग्य में कहती है कि आगे नाथ ने पीछे पगहा। एक साधारण ग्रामीण स्त्री है, सरल हृदय स्त्री है। जब पहले इस पर व्यंग करते हैं तो उसको बड़ा, बिरजू की माँ जब इस मखनी बुआ पर व्यंग करती है तो उसे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह मन में मैल नहीं रखती और बिरजू की माँ के बुलाने पर उसके घर की रखवाली करने के लिए, रात भर रखवाली करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि बिरजू की माँ इसे तंबाकू भी देती है जो इसे बहुत पसंद है। जंगी की पतोहू। जंगी की पतोहू रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है जो गोने में आई नई बहू है, लेकिन यह निडर व्यक्तित्व है। सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी जो है वो दागी चोर है, सी क्लासी अर्थात थर्ड क्लास व्यक्ति है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसीलिए जंगी के पतोहू हमेशा सींग खुजाती फिरती है। उसके ससुर और उसके पति के नाम भी विचारणीय है, जंगी और रंगी। चूँकि वो दोनों अपराधी हैं, इसीलिए जंगी के पतोहू हमेशा सींग खुजाती फिरती है, हर किसी से लड़ती फिरती है, किसी से नहीं डरती। चंपिया जो कि बिरजू की बहन है, वह गाना गाना जानती है, माँ की आज्ञा अनुसार कार्य करती है, हाथ बटाती है माँ की शकरकंद छीलने में या घर के कार्यों में। वह बड़ी बहन की भूमिका में है। भाई को माँ से छिपा कर शकरकंद देती है, क्योंकि उसकी माँ बिरजू को शकरकंद नहीं देती, तब वह छुपा कर अपने भाई को शकरकंद दे देती है। और भाई को उम्मीद है कि उसे गुड़ चाटने देती, क्योंकि चंपिया जब सामान लाने जाती है तो वापस आते गुड़ चाटती है और भाई को ये उम्मीद है कि अगर उसके साथ जाता तो उसे भी गुड़ चाटने को मिलता है। इससे जाहिर होता है कि वह एक बड़ी बहन की भूमिका में है जो भाई से प्रेम करती है, उसे शकरकंद भी देती है, उसे गुड़ चाटने भी देती है। नाच देखने की इच्छा है चंपिया की, यह नाच देखना चाहती है और उसमें अब तक बचपना है, इसीलिए गुड़ चाटती भी आती है। इस प्रकार यह भी एक साधारण और सामान्य पात्र है। बिरजू एक नटखट प्रवृत्ति का लड़का है जो उसके घर में बकरा जो है उस बकरे को मारता है। वह पड़ोस से कढ़ाई लेने जाता है तो उस कढ़ाई को सिर पर डालकर वो टॉप बना देता है, घर वालों से कहता है ये मिलिट्री टॉप है। वह शकरकंद खाने को लालच रहता है, इसलिए अपनी माँ से शकरकंद की मांग भी करता है, लेकिन माँ शकरकंद नहीं देती। जब माँ बलरामपुर का नाच देखने के लिए मना कर देती है तो वह भगवान से, जब जिन बाबा से, इमली के पेड़ के जिन बाबा से मन्नत मांगता है कि वह अपने लगाए हुए बैंगन के पौधे का पहला बैंगन जिन बाबा को चढ़ाएगा। इस प्रकार वह मन्नत में विश्वास करने वाला व्यक्ति है और बड़ी बहन की बात मानता है, उसी से उसे उम्मीद है। बड़ी बहन उसे बता देती है, वैसे ही काम करता है। इस प्रकार वह एक नटखट प्रवृत्ति का लड़का है।
इस कहानी के अन्य पात्रों में सुनरी और लरेना की बहू है। ये दोनों सामान्य पात्र हैं और दोनों को बिरजू की माँ बलरामपुर का नाच देखने बैलगाड़ी में साथ लेकर जाती है और ये चंपिया के साथ गाना गाने में उसका साथ देते हैं। इस प्रकार इस कहानी के पात्र सीमित हैं, सामान्य पात्र हैं, विषय के अनुकूल पात्र है और आंचलिक जो कहानी है उसके अनुसार है। इन पात्रों में भी आंचलिकता विद्यमान है। जैसा कि स्पष्ट है कि आंचलिक कहानी या आंचलिक कथा में अंचल ही नायक होता है, उसी के अनुरूप पात्रों का चयन होता है, उसी के अनुरूप भाषा, वेशभूषा, गीत आदि का चयन किया जाता है। इस प्रकार इस कहानी के पात्र भी आंचलिकता से युक्त हैं, उनमें उनका आंचलिक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। संवाद बिरजू की माँ जंगी की पतोहू को सुनाकर। बिरजू की माँ जो मखनी बुआ को कहती है कि आगे नाथ न पीछे पगैया, और मखनी बुआ गांव की औरतों से कहती है कि देखिए मैंने तो इतना पूछा था कि क्या बलरामपुर का नाच नहीं देखने जाएगी। इस पर बिरजू की माँ ने उसे ऐसे बोला। तो फिर जंगी की पतोहू मखनी बुआ को कहती है कि बिरजू की माँ पर कटाक्ष करती है और सर्वे सेटलमेंट के बारे में एक कहानी जो गांव की औरतों ने गढ़ ली है उसका जिक्र करती है और बिरजू की माँ को अप्रत्यक्ष रूप से ताने देती है। बिरजू की माँ जंगी की पतोहू को सुनाती है। वह भी चुप रहने वाली स्त्री नहीं है। वह जंगी की पतोहू को सुनाकर बोलती है, अरे चंपिया आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। चंपिया वहाँ है ही नहीं और वह चंपिया को संबोधित करते, अरे चंपिया आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ के चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बाइस्कोप का गीत गाने वाले पतुरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। अरे चंपिया। तात्पर्य यह है कि गांव में बाइस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू, ये जंगी की पतोहू पर किया गया व्यंग्य है। और दूसरी तरफ बेचाल होने की बात जो कहकर बिरजू की माँ जंगी की पतोहू पर व्यंग्य करती है। तो जंगी की पतोहू कहाँ चुप रहने वाली है, वह वापस बिरजू की माँ को सुनाती है। उसको सुनाकर किसी और स्त्री से कहती है, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक जलती है। यहाँ वह उस पर व्यंग्य करती है। सर्वे सेटलमेंट के संदर्भ में गांव की स्त्रियों ने एक कथा बना ली थी। उसी कथा को आधार बनाकर जंगी की पतोहू बिरजू की माँ पर व्यंग्य करती है कि उसके घर में रात दिन बिजली जलती रहती है। तो इस प्रकार बिरजू की माँ और जंगी की पतोहू एक दूसरे पर कटाक्ष करती है, एक दूसरे को उलाहने और ताने मारती है। चंपिया और बिरजू की माँ के संवाद भी महत्वपूर्ण है। चंपिया कहती है, मुझे क्यों मारती है, सौवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती हैं। बिरजू की माँ कहती है, सौवाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सौवाइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। इस प्रकार यहाँ चरित्रोघाटक संवाद है। बिरजू की माँ उसे कतई पसंद नहीं है कि वो उसकी बेटी चंपिया बाजे न मुरलिया जैसा बाइस्कोप या सिनेमा का गाना सुने और ट्यूशन की लड़कियों के साथ रहे। ट्यूशन की लड़की जंगी के पतोहू, वो नहीं चाहती कि जंगी के पतोहू के साथ रहकर बाजे न मुरलिया गाना गाए। बिरजू और बिरजू की माँ के संवाद देखिए। बिरजू कहता, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। बिरजू की माँ कहते, नहीं, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग ले गई थी तो फिर लौटाने का नाम ही नहीं, जा जल्दी। यही कढ़ाई है जिसको बिरजू सिर पर डालकर मिलिट्री टॉप बनाकर लाता है। यहाँ बहन भाई के संवाद भी महत्वपूर्ण है। चंपिया कहती है, ओ मैया इतना मीठा चावल। पहले धान को देखकर उसे लगता है बड़ा ही मीठा चावल है। यहाँ उसकी व्यग्रता दिखाई देती है। बिरजू कहता है, और गमकता भी है ना दीदिया। तो इस प्रकार इन संवादों में लेखक ने बाल सुलभ प्रवृत्ति का चित्रण किया है, उनके आनंद का चित्रण किया है। बिरजू के पिता और बिरजू के माँ का संवाद भी महत्वपूर्ण है। इसमें चरित्रोघाटक संवाद है। बिरजू के पिता का चरित्र सामने आता है जो बच्चों से प्रेम करता है। उसके लिए बच्चे भगवान से भी बढ़कर हैं। बिरजू के पिता, क्या हुआ, डांटती क्यों है।
बिरजू की माँ जो कहती है नवान्न से पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं उससे, वह एक पारंपरिक महिला है इसलिए उसे नवान्न का पहला धान भगवान के लिए वह रखती है, जबकि बच्चे उसे जूठा कर देते हैं तो वह उस पर बच्चों पर गुस्सा होती है। तो बिरजू के पिता कहते हैं अरे इन लोगों को सब कुछ माफ़ है, चिड़ै चुनमुन है ये लोग, दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न ना पड़े। वो ये बिरजू के पिता बच्चों से प्रेम करते हैं और वह चाहते हैं कि ये बच्चे, वह बताते हैं कि बच्चे चिड़ै चुनमुन हैं, इनके मुंह में दाने जाने से कोई दोष नहीं। बिरजू की माँ और पिता का यह संवाद यहाँ महत्वपूर्ण है, जिसमें उनके मध्य का प्रेम और रूठना मनाना स्पष्ट दिखाई देता है। बिरजू के पिता कहते रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू की माँ कहती है नहीं, जाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनाना थी। बिरजू के पिता कहते हैं वाह खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला, गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरा टोले वालों से, ले जल्दी से रोटी बना ले। बिरजू की माँ कहते देर नहीं होगी। बिरजू के पिता कहते अरे टोकरी भर रोटी तो पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी। इस प्रकार ये चरित्रोघाटक संवाद है। इस प्रकार लाल पान की बेगम कहानी में जो संवाद है वो कथा विकास में सहायक है, कहीं भी कथा इन संवादों से बोझल नहीं होती। संक्षिप्त संवाद है, रोचक है, सहज है, पात्रों के अनुकूल है, जिस प्रकार के पात्र हैं उनके स्वभाव के अनुकूल ही संवादों की सृष्टि की गई है। संवाद चरित्र का उद्घाटन करने वाले हैं और नाटकीयता से युक्त हैं। उसमें लेखक ने ध्वन्यात्मकता का प्रयोग भी किया है और संबोधन में भी ध्वन्यात्मकता और उच्चारण का विशेष प्रयोग किया है। भाषा शैली के संदर्भ में संबोधन महत्वपूर्ण है। चंपिया कहती है मुझे क्यों मारती है, और बिरजू की माँ उसे चंपिया को संबोधन में पुकारती है अरे चंपिया, और बिरजू के पिता बैलों को घास दे चंपिया। तात्पर्य यह है कि लेखक ने भाषा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसमें स्थानीयता का पुट देने के लिए, उसमें आंचलिकता का पुट देने के लिए उच्चारण पर भी बल दिया है, संबोधन पर भी बल दिया है। इस कहानी में शब्दावली देखिए, काहे, पतुरिया, पनभरनिया, बागड़, कुकुरमाछी, हाकिम, बासा, पतोहू, दीदिया, मढ़ैया, कथरी, उड़न जहाज आदि आंचलिक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ मुहावरे भी इस कहानी में दिखाई देते हैं कि आगे नाथ और पीछे पगहिया, सींग खुजाते फिरना, कथरी के नीचे दुसाले का सपना और कोल्हू का बैल। इस कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिकता का पुट देने के लिए अंग्रेजी भाषाओं के स्थानीय उच्चारण भी दिखाए हैं। जैसे स्टेशन को टीशन, सी क्लासी जो होता है उसको सी क्लासी, बायोस्कोप को बेस्कोप, सर्वे सेटलमेंट को सर्वे सेटल, मिलिट्री, नमरी लोट आदि स्थानीय उच्चारणों का प्रयोग भी दिखाया है, जो अंग्रेजी शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उच्चारित करते हैं। इस प्रकार इस कहानी की भाषा शैली आंचलिक है। आंचलिक भाषा शैली में शब्दों का उच्चारण और शब्द आंचलिकता से युक्त होते हैं, वे स्थानीय प्रभाव के होते हैं, उस क्षेत्र में बोले जाने वाले होते हैं, क्षेत्र की बोली बानी को स्पष्ट करने वाले होते हैं। स्थानीय उच्चारण है, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सहज है, सरल है, सजीव है, और चूँकि फणीश्वरनाथ रेणु एक परिपक्व रचनाकार थे तो उनकी भाषा में उनका यह परिपक्व रूप दिखाई देता है। भाषा पात्रों के अनुकूल है। देश काल और वातावरण, जैसा कि जाहिर है फणीश्वरनाथ रेणु की यह कहानी एक आंचलिक कहानी है और आंचलिक कहानी में अंचल ही नायक होता है और अंचल के इर्द गिर्द ही पूरी कथा घूमती है। इसीलिए इस कहानी का देश काल और वातावरण आंचलिक है। आंचलिकता और ग्रामीण कहानी में जो अंतर है वह यही बताया जाता है कि आंचलिकता में अंचल विशेष का ही चित्रण होता है, वो उसी अंचल की खासियत होती है, और यहाँ अंचल पूर्वी भारत का है। उस पूर्वी भारत के अंचल को, उसकी वेशभूषाओं को, उनकी रीति नीति को, उनकी भाषा को लेखक ने पूरी तरह से चित्रित किया है। अंचल पूर्वी भारत है, आंचलिक प्रवेश का चित्रण किया है। उसी प्रकार जहाँ मोहल्ला संस्कृति है उसका चित्रण करते हुए
ग्राम प्रवेश का बताया है लेखक ने। कुरमा टोला, कोयरा टोला, मलदहिया टोला। फणीश्वरनाथ रेणु ने मेला अंचल उपन्यास की रचना की। उस उपन्यास में भी इसी प्रकार के टोला और टोलों का जिक्र है। उसमें भी आंचलिकता का चित्रण किया है। इसमें देश काल वातावरण के अंतर्गत बलरामपुर का नाच और मेले की तैयारी दिखाई गई है। बलरामपुर का नाच पूर्वी भारत में नाच देखने का और मेलों की जो संस्कृति है उसका चित्रण किया है, और बैलगाड़ी की यात्रा का चित्रण किया है। और इसके साथ साथ लेखक ने देश काल वातावरण के अंतर्गत सिनेमा के आगमन को भी दिखाया है। हम सभी जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कई कहानियों पर फिल्में बन चुकी है, और इस कहानी में भी उन्होंने सिनेमा का प्रभाव दिखाया है। बाजी ने मुरलिया जैसे गानों का, जो सिनेमा के गाने हैं, उनका आगमन दिखाया है। इसी प्रकार इनकी एक कहानी और थी पंचलाइट, उसमें भी सिनेमा के गाने का चित्रण किया है और उसके प्रभावों का चित्रण किया है। एक समय था जब सिनेमा के गानों और सिनेमाओं को अच्छा नहीं माना जाता था। सिनेमा के गीत गाने वालों को सामाजिक दृष्टि से हीन या हेय समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था। उसका चित्रण भी लेखक ने इस कहानी में भी किया है। जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, रेणु एक आंचलिक रचनाकार है, इसलिए उसी अपने आंचलिक विचारधारा को, आंचलिक मान्यता को लेखक ने इस कहानी में भी बरकरार रखा है। आंचलिक परिवेश का चित्रण किया है और अंचल की विशेषताओं का समग्रता में चित्रण किया है। उन्होंने आंचलिक भाषा का चित्रण किया है और आंचलिक पात्र, उनकी सादगी का चित्रण किया है, जिसमें द्वेष जो है स्थायी नहीं होता, क्षणिक होता है। सुबह लड़े, शाम को वैसे के वैसे, ऐसे आंचलिक पात्रों का चित्रण किया है। साथ साथ ग्रामीण सहयोग का चित्रण किया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक के पास बैल है तो दूसरे से गाड़ी मांग लेते हैं, पड़ोस की महिला से मीठी रोटी बनाना सीख लेती है, उसको तंबाकू दे देती है। मीठी रोटी, बिरजू की माँ मीठी रोटी अपनी जंगी के पतोहू आदि को खिलाती है, उसको मखनी बुआ को तंबाकू देती है। इस प्रकार ग्राम जीवन के, आंचलिक जीवन के सहयोग का चित्रण भी लेखक ने किया है। इस प्रकार हम देखते हैं लाल पान की बेगम एक कहानी, एक आंचलिक कहानी है, और लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने इस कहानी में पूर्वी भारत के अंचल का चित्रण किया है। धन्यवाद।